चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन। देखिए, ये एनसीईआरटी का बुक आपके सामने खुला हुआ है और एक एक लाइन हम एनसीईआरटी की पढ़ेंगे, क्योंकि जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली एनसीईआरटी के लैंग्वेज में आ जाते हैं। तो हमें एनसीईआरटी की लैंग्वेज से फेमिलियर रहना होगा कि किस तरह से एनसीईआरटी में किस चीज़ को किस तरह से लिखा हुआ है, एनसीईआरटी कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, एनसीईआरटी में कौन से डेफिनेशंस दे रखे हैं, कौन से टर्म्स दे रखे हैं, वो सब हमें जानना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, और जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 6.4 एंड एक्टिविटी 6.5। तो इसको हम स्किप करते हैं और डायरेक्ट अपने कंटेंट पे आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पे दे रखा है वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन में हम न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म को पढ़ चुके हैं। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज इन द सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो भी हम न्यूट्रिशन के प्रोसेस में फूड मटेरियल ले रहे हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। अब जितने भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज़म हैं वो इस एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए अलग अलग तरह के वेज यूज़ करते हैं। यहाँ पर दे रखा है डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। भाई, जो हर ऑर्गेनिज्म अपने अपने तरीके से एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। देखिए, some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Some use other pathways that do not involve oxygen. यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कुछ अदर जो हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, वो ऐसे प्रोसेस को इस्तेमाल करता है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ऑल द केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। हम वैसे भी ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 और O6 होता है, यानी कि इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो जो पहला स्टेप है वो यही है कि ये जो 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना, और वो क्या है? अपना पाइरूवेट है। पाइरूवेट का फॉर्मूला होता है CH3COCOOH। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। यानी कि जो पाइरूवेट है उसमें 3 कार्बन है और जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन होता है। तो पहला स्टेप होता है कि ग्लूकोज का हम कन्वर्जन करा देंगे किसमें? पाइरूवेट में। तो ये फर्स्ट स्टेप है। और ये जो ग्लूकोज से पाइरूवेट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है इसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? तो ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, जो यहाँ पे दे रखा है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्दर द पाइरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो ग्लूकोज से पाइरूवेट बना है, ये पाइरूवेट हम चाहें तो आगे एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये जो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में पाइरूवेट का कन्वर्जन है ये ईस्ट में होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। तो फर्मेंटेशन टर्म याद रखिएगा। और फर्मेंटेशन एक्चुअली जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसी को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए, यहाँ पे अभी तक दो साइट की बात हुई है। पहली साइट जो है वो साइटोप्लाज्म थी, और जो दूसरा साइट है वो अपना यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है और साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है वो पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट है जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहाँ कह रहे हैं ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि यहाँ क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप 3 कार्बन पाइरूवेट मॉलिक्यूल इनटू 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो हम ग्लूकोज का या बेसिकली पाइरूवेट का जो ब्रेक डाउन करते हैं उससे 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है। द अदर प्रोडक्ट इज़ वाटर। और सिर्फ ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, हमें यहाँ पर
वाटर मिलता है तो बेसिकली आप देखिए ये वाला जो स्टेप है, जहाँ पर हम ग्लूकोज को पहले पायरुवेट में कन्वर्ट किए हैं, और ये देखिए पायरुवेट से जो ये वाला स्टेप दिखाया हुआ है, जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। Since this process takes place in the presence of air, it is called as aerobic respiration। जाहिर सी बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन चूँकि यहाँ पर एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर दैन द एनएरोबिक प्रोसेस। देखिए इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें एनर्जी का फॉर्मेशन कम होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। अब देखिए एक नया इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है। समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, हमारे मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन। देखिए अगर ऑक्सीजन होगा तब तो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उस केस में जो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा इसके लिए एक अलग प्रोसेस, अलग पाथवे लिया जाएगा। इस पाथवे में क्या होगा, इस पाथवे में जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जब एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा यानी कि ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस बिल्ड्स अप लैक्टिक एसिड इन मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मसल सेल्स की हम बात करें और मसल सेल्स में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के होने की वजह से यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए ऐसा क्यों हो गया, क्यों हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई। देखिए कभी कभी क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा विगरस एक्टिविटी करते हैं, बहुत तेज़ फास्ट रनिंग कर लिए या विगरस एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की हमें नीड है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाता, जितनी नीड है उससे कम ही ऑक्सीजन हमें मिल पाता है, ठीक है। जिस वजह से हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बस जितनी नीड है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो ऑक्सीजन की कमी हो गई। उस केस में क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो फिगर 6.8 दे रखा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फिगर कई बार नीट में आया। ये जो फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को हमें हर हाल में याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड के आस्पेक्ट में, और हमेशा जब भी आता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। अब देखिए यहाँ जो बार बार हम बात कर रहे थे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, एथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनता है। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है, और मसल सेल्स में जैसा कि हमने देखा लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है। इन तीनों ही केस में जो सबसे ज़्यादा कॉमन बात है कि एनर्जी इन तीनों ही केस में बन रहा है। ये बात अलग है कि एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी बन रहा है और बाकी दोनों केस में एनर्जी कम बन रहा है, लेकिन एनर्जी बन तो हर केस में रहा है। अब ये जो एनर्जी बार बार रिलीज हो रही है उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं किसके फॉर्मेशन करने में, एटीपी के फॉर्मेशन करने में, विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल। एक्चुअली जो एटीपी होता है वही हमें क्या करता है, एनर्जी देता है सारे एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। एटीपी इज़ ब्रोकन डाउन giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction takes place in the cell। देखिए जाहिर सी बात है ये जो एटीपी है वो क्या करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कराता है हमारे बॉडी में और एनर्जी का फॉर्मेशन देखिए कराता है। अब यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा है एटीपी के बारे में जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। एक एक लाइन को हम एनसीईआरटी की पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पर दे रखी है जिसे हम पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेस। और ये आपको बता दें इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है।
देखिए, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज़ यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल। अब देखिए ऐसा कैसे होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। अब देखिए नाम से आपको लग रहा होगा कि जो एडीपी है उसमें कितने मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट हैं, दो मॉलिक्यूल फॉस्फेट। भाई डाई फॉस्फेट है तो दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट है। और अगर हम एटीपी की बात करें तो ये चूंकि ये ट्राई मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट है तो इसमें तीन एटीपी या तीन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं। यानी हम कह सकते हैं एडीपी पे दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट, एटीपी में तीन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट। यानी कि अगर हमें एडीपी से एटीपी बनाना हो तो हम और कुछ ना करें, हम यहाँ पे क्या करें, हम इस एटीपी में क्या कर दें, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और जोड़ दें। अगर इस एडीपी पे एक फॉस्फेट और ऐड हो जाएगा तो ये दो एटीपी से तीन एटीपी बन जाएगा, यानी कि एडीपी से एटीपी बन जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में दे रखी है कि एक एडीपी मॉलिक्यूल है, उसमें हमने ये फॉस्फेट ऐड कर दिया जिससे कि एडीपी में फॉस्फेट जुड़ गया और क्या बन गया, हमारा एटीपी बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शंस व्हेन द टर्म दैट फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर द एनर्जी इक्विवेलेंट टू। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है। देखिए ये कह रहा है कि एटीपी तो हमने बना लिया, एडीपी में एक फॉस्फेट ऐड करके हमने एटीपी बना लिया। अब इस एटीपी को अगर हमें यूज़ करना है एनर्जी देने में तो हम क्या करेंगे, इस एटीपी को ब्रेक कर लेंगे। तो एटीपी जब ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। क्या रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। और ये जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो 30.5 किलो जूल पर मोल रिलीज़ होगी। तो ये वैल्यू हमें याद रखना है कि एक एटीपी जब ब्रेक होगा तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा, 30.5 किलो जूल पर मोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। Think of how a battery can provide energy for many different kinds of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy, and so on. Similarly, ATP can be used in the cells for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nerve impulse, and many other activities. तो कुछ नहीं, यहाँ पे जिस तरह बैटरी हमें अलग अलग तरह की एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसी तरह जो एटीपी है ये भी हमें अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। सिंस द aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organism need to ensure that there is sufficient intake of oxygen। यहाँ पे कह रहा है कि चूंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें हमेशा ऑक्सीजन मिलता रहे, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा तभी वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाएंगे। We have seen that plants exchange gases through stomata, and the large intercellular spaces ensure that all the cells are in contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि जो प्लांट है उसमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होती है, और इस बात को हमें याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा था दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम और आउट इनटू द एयर। बेसिकली कह रहा है कि जो प्लांट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से इन और आउट ऑफ द सेल होता रहता है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अब देखिए जो डिफ्यूजन का डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन से क्या मतलब है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन से यहाँ पर मतलब है कि मान लीजिए ये एक सेल है, ये क्या है, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डिफ्यूज़न है ऑक्सीजन का वो बाहर से अंदर की तरफ है, और जो CO2 का डिफ्यूज़न है वो सेल के अंदर से बाहर की तरफ है। अब ये डिपेंड करेगा कि प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट ऑक्सीजन का इनटेक कर रहा है या ऑक्सीजन का रिलीज आउट कर रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ऑक्सीजन तो रिलीज आउट होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो डिपेंड करेगी कि प्लांट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है या
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज़न इस बात पर डिपेंड करेगी। यही यहाँ पे कहना चाह रहा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर exchange activity going on. During the day, carbon dioxide generated during respiration is used up for the photosynthesis. Hence, there is no CO2 released. Instead, oxygen release in major event at this time. देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए एक मिनट के लिए कि अभी दिन का टाइम है, ये भी क्या है, डे टाइम है, और यहाँ हम बात कर लेंगे, ये मान लीजिए नाइट टाइम है। दिन की अगर हम बात करें तो दिन में रेस्पिरेशन भी होता है और फोटोसिंथेसिस भी होती है। हम जानते हैं रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाएगा। तो दिन में क्या होगा, जब प्लांट रेस्पिरेशन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हुआ है वो फोटोसिंथेसिस में वापस से अंदर ले लिया जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज़ कर दिया जाएगा। मतलब जो नेट गैस बाहर निकल रहा है वो ऑक्सीजन का है। लेकिन रात में ऐसा नहीं होगा। नाइट के टाइम पे क्या होगा, नाइट के टाइम पे रेस्पिरेशन तो होगा लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इससे क्या होगा कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया जाएगा वो फोटोसिंथेसिस में नहीं यूटिलाइज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जितना अमाउंट भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ हुआ है, जितना अमाउंट भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ हुआ है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, वो सारा का सारा प्लांट से बाहर निकल जाएगा। यानी कि रात के समय में अगर हम पेड़ के नीचे सोते हैं तो हमें ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करना पड़ेगा, में भी जिसकी वजह से हमारी डेथ हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है वो प्लांट कंज्यूम नहीं करता है और नेट गैस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि दिन के समय में ऑक्सीजन रिलीज़ होता है प्लांट से और रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है प्लांट से। बस आप इतनी बात याद रखेंगे तो हमारे लिए सफिशेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water use to the oxygen dissolved in water. Basically कह रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो फ्री ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेते हैं। यही दोनों में फ़र्क है और दोनों में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो भी अलग है। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 6.6 आ गया है, जिसे अभी हम स्किप कर रहे हैं और हम डायरेक्टली बढ़ जाते हैं अपने नीचे कंटेंट की तरफ। सिंस द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than seen in the terrestrial organism. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोर्ड के बहुत फेवरेट क्वेश्चन में से है। यहाँ पे असल में पूछना चाह रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें ज़्यादा किसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है, तो इसका आंसर होगा जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म फ्री ऑक्सीजन लेते हैं जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं। इसीलिए इनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो सके। आगे बढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वही यूज़ करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाई डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, ऑल दीज ऑर्गन्स हैव स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। ठीक है, बेसिकली कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके पास अपना अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इनका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ईजिली हो सके। सिंस the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface. This surface is very fine and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body. So there have to be passages
दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो एरिया है जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, वो एरिया बहुत ही ज़्यादा कैसा है, सॉफ्ट है और डेलिकेट है। ठीक है, वो एरिया बहुत ज़्यादा क्या है, सॉफ्ट है और डेलिकेट है। ठीक है, सॉफ्ट और डेलिकेट है। इस वजह से क्या होगा, चूँकि ये सॉफ्ट और डेलिकेट है तो ऐसा हो सकता है कि ये एरिया डैमेज हो जाए, इसीलिए इस एरिया को बॉडी के अंदर रखा जाता है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर ये एरिया बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया जो कि अंदर है बॉडी के, उस एरिया तक गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराने के पैसेज भी प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन देर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। देखिए कह रहा है, सिंपल सी बातें हैं, देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में एनसीईआरटी ने दे रखा है सारी चीज़ें। देखिए ये कह रहा है कि ये बात तो सही है कि इस एरिया तक, चूँकि ये एरिया बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो इस एरिया तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना है, इस एरिया तक पहुंचने के लिए पैसेज बनाना होगा ताकि उस एरिया तक गैसेस पहुंच सके जहां पर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट भी होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने पैसेज बना दिया तो हमारा एयर उस एरिया तक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक मैकेनिज्म भी होना चाहिए जिस मैकेनिज्म की हेल्प से ये एरिया तक हमारे गैसेस पहुंच सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमन बींग्स द एयर इज़ टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। अब हम देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बींग में जो एयर है वो बॉडी के अंदर जाता है थ्रू द नॉस्ट्रल्स, इसको याद रखिएगा। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाई फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज। देखिए जो नॉस्ट्रल होता है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, और ऑर्गेनिज्म क्या, ये एक मान लीजिए फेस है मैन का, ये इसके यहाँ पे देखेंगे आप, एक छेद होता है यहाँ पे, हमारे नोज़ के नीचे साइड में दो छेद होते हैं जिनको ईयर नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। इस नॉस्ट्रल से जब एयर अंदर जाता है तो यहाँ पे कुछ पैसेज प्रेजेंट होती है, पैसेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे पैसेज प्रेजेंट होती है, तो एयर जो है वो क्या होगा, ये एयर जब अंदर जाएगा तो इसी पैसेज में जाएगा। ठीक है, तो इन पैसेज में क्या होते हैं, कुछ फाइन हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हेयर जो है इन एयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। इसके अलावा इन पैसेज में म्यूकस भी पाई जाती हैं जो कि इन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करती हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। ये जो नेज़ल पैसेज है, देखिए बाहर तो ये छेद है जिसको हम नॉस्ट्रल कह रहे हैं, बाकी ये जो नेज़ल पैसेज है, इस नेज़ल पैसेज में क्या होता है कि कुछ फाइन हेयर्स भी होते हैं और हेयर्स के साथ साथ म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। तो हेयर जो है वो लार्जर डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा, जबकि म्यूकस जो है वो स्मॉलर डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड ऑन टू द लंग्स। जाहिर सी बात है, ठीक है, नेज़ल पैसेज से होते हुए ये कहाँ जाएगा, फेरिंग्स रीजन में जाएगा। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फेरिंग्स में क्या होता है, फेरिंग्स इज द पैसेज कॉमन फॉर बोथ एयर एंड फूड। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी फेरिंग से होते हुए जो हमारा एयर है वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो पहुँच जाएगा लंग्स में। ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। ठीक है, बेसिकली थ्रोट क्या, आप समझ लीजिए ट्रेकिया के लिए ये कह रहा है। जो ट्रेकिया होती हैं वो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वो कुछ इस तरह की होती हैं और इन ट्रेकिया पे इस तरह से कुछ रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये कैसी होती हैं, सी शेप की रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं, ये सी शेप की होती हैं और ये इनकम्प्लीट होती हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे पीछे जाके पूरा बंद होगा, ऐसा बंद नहीं होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा और पीछे की तरफ खुला रहेगा। ठीक है, ये हेल्प क्या करता है करने में, तो ये जो हमारा विंड पाइप है या ट्रेकिया है उसको कोलैप्स होने से बचाता है। ये हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो इस ट्रेकिया को क्या करेगा, कोलैप्स होने से बचाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम दे रखा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, थोड़ा सा वो भी हम समझ लेंगे। बेसिकली इसमें आप जितने भी लेबलिंग कर रखे हैं उनको याद कर लीजिएगा। देखिए ये नेज़ल पैसेज है, इसी नेज़ल पैसेज के बारे में बात कर रहा था। यहीं पे हेयर्स होते हैं और म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है।
देखिए फिर फेरिंग्स है, फेरिंग्स से लैरिंग्स है, फिर देखिए ये ट्रेकिया है। इसी ट्रेकिया में आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। मैं कह रहा था इसी ट्रेकिया में क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है जो इस ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है डायग्राम है जो हमें याद रखना चाहिए। Within the lungs, the passage divide into smaller and smaller tubes, which is finally terminate in a balloon-like structure which are called alveoli। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम फिगर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो दे रखा है फिगर, उसमें वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो एयर है जो अंदर गया नेजल पैसेज से, फिर ट्रेकिया से होते हुए लंग्स में पहुंच गया, तो ये जो लंग्स वाला पार्ट है, इस लंग्स में आप देखेंगे कि ये जो ट्रेकिया है वो छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखाया है कि ये जो ट्रेकिया है उससे एक ट्यूब आई और ये ट्यूब फिर छोटे छोटे और भी ट्यूब्स में डिवाइड हो गई और फाइनली ये ट्यूब कहाँ ओपन हो गई, तो ये ट्यूब ओपन हो गई एल्विलाई में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो फाइनल पोजीशन है वो एल्विलाई है हमारे एयर का, जो फाइनल साइट है वो क्या है अपना एल्विलाई है। ठीक है, और बेसिकली एल्विलाई ही वो साइट होता है जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द एल्विलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक्स प्लेस। जैसा मैंने बताया आपको, एल्विलाई वो जगह होता है जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द एल्विलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने कहा कि हमने ऑक्सीजन ले लिया, एल्विलाई में ऑक्सीजन चला गया, तो अब इस एल्विलाई में अगर ब्लड वेसल्स होंगे तभी तो ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर पाएगा। इसीलिए कह रहा है कि जो वॉल ऑफ एल्विलाई होता है वहाँ पे एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। एज वी हैव सीन इन द अर्लियर ईयर्स, व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम एंड द चेस्ट बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ। बिकॉज ऑफ दिस द एयर इज सक्ड इन टू द लंग्स एंड दिस fills the expanded alveoli. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to the all cells of the body। अभी मैं आपको ये डिटेल्स बता दूंगा, समझा दूंगा क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for the कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ये जो पूरा पैसेज है, ये पूरा जो अपना पैराग्राफ है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि किस तरह से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाती है और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर आता है। देखिए होता क्या है, ये आपको हम पहले भी लोअर क्लासेस में बता चुके हैं कि कभी भी अगर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। ठीक है, हमेशा क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। अब एक बात याद रखिए, अब हम पहले बात कर रहे हैं इंस्पिरेशन की, मतलब हमें ऑक्सीजन अंदर लेना है। इंस्पिरेशन का मतलब यही होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना। तो ध्यान समझिए, देखिए ऑक्सीजन अगर हमें अंदर लेना है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर से ऑक्सीजन अंदर लेना है। ये आउटर इन्वायरमेंट है, ये हमारा एल्वेलाई है। तो इस आउटर इन्वायरमेंट से एल्वेलाई तक अगर हमें ऑक्सीजन पहुंचाना है, इसका मतलब आउटर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा और एल्वेलाई में प्रेशर कम होगा, तभी ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। ये हम जानते हैं। देखिए अब ऐसा कि अब देखिए हम ये जानते हैं कि गैसेस हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तभी आएगा अगर एल्वेलाई में प्रेशर कम होगा और बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ऐसा कैसे हो पाएगा। हमें कुल मिला के करना क्या है, कुछ भी करके देखिए बाहर जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारे एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है उसको हम कम कर सकते हैं। उसको करने के लिए देखिए क्या करना है, प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। मतलब जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी कम प्रेशर होगी।
तो हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीजन को अंदर लेना है, यानी कि हमें अंदर की तरफ ऑक्सीजन का प्रेशर कम करना है, एल्विलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कम करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, अंदर के वॉल्यूम को बढ़ा लेंगे। ठीक है, अंदर का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा। हमारा पूरा जो फोकस है वो प्रेशर कम करने का ही है। तो अब देखिए ऐसा कैसे होगा, तो थोड़ा सा हम डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये डायाफ्राम है, देखिए कुछ इस तरह से ये डायाफ्राम है। अगर ये डायाफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए तो इस पूरे थोरैसिक कैविटी में क्या है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं। ये डायाफ्राम कुछ ऐसा बना हुआ है डोम शेप का, तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर ये डायाफ्राम यहाँ से नीचे शिफ्ट हो जाए, कुछ फ्लैट हो जाए, तो जो वॉल्यूम इतना है वो वॉल्यूम इतने से इतना हो जाएगा, यानी कि इतने दूर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होगी कि ये जो डायाफ्राम ऐसे है वो डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा। ये जो डोम शेप, इसको डोम शेप कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, डोम शेप। ठीक है, ये जो डोम शेप का डायाफ्राम है उसको हम फ्लैट कर देंगे, नीचे ले आएंगे। ठीक है, ये काम ये। दूसरा क्या होगा, ये स्टर्नम, यहाँ पे एक स्टर्नम होती है, ठीक है, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ये स्टर्नम भी थोड़ा सा आउटवर्ड मूव करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। ये रिब्स भी क्या करेंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे। इस पूरे से क्या होगा, रिब्स के बाहर मूव करने से, स्टर्नम के बाहर मूव करने से, डायाफ्राम के नीचे डोम शेप से फ्लैट शेप हो जाने से ये पूरे थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा, अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया, बाहर से अंदर की तरफ ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पूरा मैकेनिज़्म जो है वो इंस्पिरेशन के टाइम पे होता है। इसी का अपोजिट कर देंगे जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करना है, यानी कि जब एक्सपिरेशन करना है, तो ये जो अपना स्टर्नम है जो बाहर चला गया था वो अंदर की तरफ आ जाएगा। डायाफ्राम जो फ्लैट हो गया तो वो वापस से ऊपर चला जाएगा, डोम शेप का हो जाएगा। रिब्स जो बाहर निकल गए थे वो वापस से अंदर की तरफ चले जाएंगे। और इन तीनों के होने से क्या होगा, जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो ज़्यादा से फिर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हम याद रखेंगे कि इंस्पिरेशन के टाइम पे वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा और एक्सपिरेशन के टाइम पे वॉल्यूम कम कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द एनिमल इज लार्ज द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ द ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए यहाँ पे बेसिकली प्लांट से कंपेयर कर रहा है। प्लांट में डिफ्यूजन वो प्रोसेस होती है जिसमें गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन एनिमल में जिसका बॉडी साइज बहुत बड़ा है वहाँ पे डिफ्यूजन जो है वो सिर्फ गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं करा पाएगा। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इनटू द लंग एंड कैरी इट टू द टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन फ्रॉम बिफोर रिलीजिंग इट। देखिए बेसिकली कह रहा है कि हम लोगों में, एनिमल्स में डिफ्यूजन के हेल्प से हम गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोगों में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है, और उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम अभी आगे आपको बताएंगे, जो कि हमें याद भी रखना है। इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज़ हीमोग्लोबिन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन है, विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। देखिए दो बातें पता लग गई, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम हीमोग्लोबिन है और इस हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए। एफिनिटी कहने का मतलब कि ये जल्दी ऑक्सीजन को पकड़ेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अगली चीज़, दिस पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन द आरबीसी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए हमारे ब्लड में कुल मिला के 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक होती हैं आरबीसी, ठीक है, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है और एक होता है क्या, प्लेटलेट्स, ये हम जानते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में पाया जाता है और बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर का होता है, इसीलिए जो हमारा आरबीसी है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम क्या है, तो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा किसके लिए होती है, ऑक्सीजन के लिए होती है, और ये आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ये 3 बातें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द ऑक्सीजन एंड हेंस इज मेनली ट्रांसपोर्ट इन द डिजॉल्व फ्रॉम इन आवर ब्लड। ठीक है, कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के,
इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है वो हमारे ब्लड में डिज़ोल्व फॉर्म में होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन का बहुत ज़्यादा रोल कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में नहीं है। तो देखिए ये जो है हम लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ लिया। हाँ, अगला जो अपना वो ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट हमें पढ़ना नहीं है। तो रेस्पिरेशन तक हम लोगों ने देखिए पूरा कर लिया है, ठीक है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हमने पढ़ा है और उसको समझा है। इसी तरह आप भी एक बार एनसीईआरटी को पढ़ें और एक एक लाइन को समझें। कोई भी डाउट हो तो उसे ज़रूर क्लियर कर लें।